हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देखा था, जिसमें दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं और उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लाइक ओडर, सब उसका स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, दिस ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है उसमें सब्सटेंस जो है वो केमिकल चेंज में जाता है और केमिकल चेंज में जाने की वजह से उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन है, तो कार्बन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कोल प्रेजेंट है। तो कोल जब बर्न होता है, कोल मतलब कोयला, कोयले को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इट गेट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन के पहले उसका कंपोजिशन अलग होता है एंड आफ्टर रिएक्शन उसका कंपोजिशन अलग होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमने कहा था मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तब इट गेट कन्वर्ट इनटू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले मैग्नीशियम था एंड आफ्टर रिएक्शन इट गेट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये होगी मास एंड ये होगी आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, उसके पहले हमने मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ देखा था। अब मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है उसको मेजर करने के लिए हम अलग अलग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ जो है वो जैसे मास है, लेंथ है, एरिया है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टाइम है, इन जैसे प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम स्पेसिफिक नंबर यूज़ करते हैं और उसके पीछे हम एक यूनिट लगाते हैं। हम किसी भी प्रॉपर्टी को जब मेजर करते हैं तो उसको हम एक पर्टिकुलर यूनिट में, मतलब उसको जो प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं उसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है और वो क्वांटिटी मेजरमेंट जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर से फॉलोड बाय द यूनिट। मतलब हम एक पर्टिकुलर नंबर में मेजर करते हैं उसको और उसके बाद उसको जिस चीज़ में हम उसको गिनते हैं उसका यूनिट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मास है, तो मास इस प्रॉपर्टी को हम गिनते हैं केजी में, ग्राम में। जैसे कोई किसी चीज़ का मास अगर 1 kg है तो 1 इट्स अ नंबर एंड केजी इट्स अ यूनिट, ठीक है। किसी लेंथ को गिनना है तो हम 10 मीटर अगर लिखते हैं, सपोज़ कुछ चीज़ की लेंथ 10 मीटर, इसका मतलब 10 ये नंबर हो गया और मीटर ये उसका यूनिट है। तो इसीलिए हर क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट्स में। हर एक का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है और उस वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। एंड स्टैंडर्ड जो होता है वो आर्बिट्रली चूज़ किया जाता है साइंटिस्ट अपने अंदाज से और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया की बेस पे उसको डिसाइड करते हैं। एंड दैट इज़ मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं उसको। एंड द स्टैंडर्ड वैल्यू इज़ नथिंग बट द, या फिर यूनिट इज़ नथिंग बट द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज अ यूनिट। ये अभी तक मैं जो यूनिट की बात करी, हम हर एक क्वांटिटी को मेजर करके उसके बाद उसका यूनिट लिखते हैं। तो इसका मतलब यूनिट क्या है, एक आर्बिट्रली डिसाइडेड वैल्यू है जिसको हमने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया की बेस पे जिसको हमने डिसाइड करके लिखा है और हम अपने वैल्यू को उस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिट। ओके, तो व्हाट इज़ यूनिट, द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड यूनिट। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें आपको सेलुलर सिस्टम बताई थी, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआर सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होती है जिसमें हम उस स्टैंडर्ड के यूनिट को रेफर कर सकते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको फर्स्ट दिया है मास एंड वेट, ठीक है। हमें क्या स्टडी करना है, इसके बाद का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें हम स्टडी करेंगे मास एंड वेट स्टडी करेंगे। तो देखो वी नो दैट द मैटर हैज़ अ मास। आपको पता है कि मैटर को क्या होता है, मास होता है। एंड सो मास इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। और मास जो है वो मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब इनहेरिट मतलब क्या, जैसे बोलते हैं अनुवांशिक,
जैसे एक जनरेशन टू एक जनरेशन वो ट्रैवल करता है। तो मास का ऐसे है कि मास को जितना मास हमने इसमें लिया है उतना ही मास आगे भी कंटिन्यू होगा। इसलिए वहाँ पे था कि मास जो है इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, हर एक मैटर को एक पर्टिकुलर मास होता ही है, और मास जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एंड इट इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन। और मास जो है इट्स अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन। बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है इसका मेजर इसका मेजर जो होता है इट्स नथिंग बट द मास। मतलब बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी का मैटर है, जो उसको जो हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं मास, क्योंकि हमारे बॉडी का भी एक मास है। ठीक है, हमारे बॉडी का मास कैसे आ रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मैटर है उस मैटर का जो भी मास आएगा उसकी वजह से हमारे बॉडी को भी मास आएगा। ठीक है, तो बॉडी का मास मतलब क्या कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मैटर कंटेन है, जो भी मैटर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो मास का मेजरमेंट करना मतलब इनडायरेक्टली कि बॉडी के मास को गिनना, मतलब बॉडी के अंदर के मैटर को गिनना, और मास को हम केजी में गिनते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी का वेट भी केजी से बोलते हैं ना, हमारा वेट 10 केजी, मेरा वेट जो है वो 30 केजी है। इसका मतलब क्या कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है, और वो भी क्या कि हमारे बॉडी के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उस मैटर का मास जो है वो हम लिखते हैं। बॉडी का मास मतलब क्या कि हमारे बॉडी के अंदर के मैटर का वो मास है। मतलब मास जो है इट्स अ मेजर ऑफ क्वान्टिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन। ठीक है, व्हाट इज मास? मास क्या है? मेजर है। किसका मेजर है? क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन। बॉडी के अंदर कितना मैटर कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है इसका मेजर जो है इज़ नथिंग बट द मास। ठीक है, देन उसके बाद मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट वैरी एज इट्स पोजिशन चेंज। बॉडी का मास कभी भी वैरी नहीं होता जैसे उसकी पोजिशन चेंज होती है। ठीक है, पोजिशन चेंज हुई तो भी मास जितना है उतना ही रहता है। तो इसलिए वहाँ पे पॉइंट है कि मास ऑफ द बॉडी डज नॉट वैरी एज इट्स पोजिशन चेंज। अगर पोजिशन चेंज भी होगी तो भी बॉडी का मास चेंज होता नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ अ रिजल्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लेकिन वेट की अगर बात करेंगे तो वेट की केस अलग है। वेट जो है बॉडी का वो किसकी वजह से आता है? इट्स बिकॉज ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, जो वेट है बॉडी का वो किसकी वजह से आता है? मास वेट जो है इट्स रिलेटेड विद द मास एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, एंड सो वेट ऑफ द बॉडी वैरीज बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फॉर अ बॉडी वैरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट जो है बॉडी का वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन। अगर पोजिशन चेंज होगी तो बॉडी का वेट भी वैरी करता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होता है अर्थ से उस बॉडी तक का वो चेंज होता है। मतलब अर्थ के सेंटर से लेकर बॉडी तक का अगर डिस्टेंस अगर चेंज होता है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी चेंज होगा, उसके वजह से बॉडी का वेट भी वैरी होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ अ बॉडी वैरीज weight of the body varies because the gravitational attraction of the earth for a body varies। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है बॉडी का, ठीक है, बॉडी का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसके सेंटर ऑफ अर्थ से वो वैरी होता है, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वैरी हो गया तो बॉडी का वेट भी वैरी होता है। लेकिन मास कभी भी वैरी नहीं करता। मास आप चाहे कितने भी पोजीशन चेंज कर लो, मास जितना है उतना ही रहता है, आप उसको चाहे कोई भी पोजीशन में रख दो। ठीक है, तो मास क्या है? एक मास जो है, मास किसको होता है? मैटर को होता है। और मास क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। एंड मास क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी कंटेन। बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है इसका मेजर जो है वो कौन है? मास। मतलब बॉडी के अंदर के मैटर को गिनना, मतलब किसको गिनना? मास को गिनना होता है। ठीक है, और जो मास होता है वो वैरी नहीं करता, चाहे उसकी पोजीशन हम कितनी भी चेंज करें। मास का जो है वो जितना है उतना ही रहता है, भले आप उसकी कितनी भी पोजीशन चेंज करो। लेकिन वेट के केस में ऐसा नहीं होता। वेट किसके वजह से आता है? वेट रिजल्ट बिकॉज ऑफ द मास एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और आपको पता है कि वेट जो है वो वैरी होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होता है अर्थ के वजह से आता है, इट्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो उसका अर्थ के सरफेस से और सेंटर से लेकर का डिस्टेंस अगर बढ़ते गया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर है तो उस ऑब्जेक्ट का और सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस अगर वैरी होते गया तो वेट भी उसका क्या होते जाएगा? वैरी होते जाएगा।
ठीक है, लेकिन मास कभी वैरी नहीं होता। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास वैरी नहीं होता है लेकिन वेट वैरी होता है। वेट क्यों वैरी होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो वैरी करता है। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्यों वैरी करता है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का और सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस वैरी होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स वैरी करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स वैरी हुआ तो उसका वेट भी वैरी होता है। लेकिन मास कभी भी वैरी नहीं करता, आप चाहे कितनी भी पोजीशन चेंज कर लो। ठीक है, एंड हेंस मास ऑफ द बॉडी इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स वेट। इसके वजह से मास जो है वो एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वेट। वेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मास, क्योंकि मास एक फिक्स क्वांटिटी, वो कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए वो बेसिक है। उसका यूज़ करके हम बाकी के टर्म्स को हम निकाल सकते हैं। देन उसके बाद देखो, बेसिक यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम इज़ किलोग्राम। और जो मास का जो बेसिक यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वो किलोग्राम होता है। मोस्टली हम किलोग्राम में ही गिनते हैं। ठीक है, एंड आपको एक टेबल दिया है 1.1 आपके बुक में। However, a fractional quantity of gram is used for weighing small quantities of chemicals in laboratory। और लेबॉर्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं उसका स्मॉल क्वांटिटी होता है। उस स्मॉल क्वांटिटी के सब्सटेंस को वे करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? ग्राम। क्योंकि हम लेबॉरेटरी में 1 kg 2 kg ऐसा कंपाउंड यूज़ नहीं होते। हम बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ वेट, फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ मास हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, या फिर हम फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ या फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम या फिर केमिकल्स को हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते, तो इसको हम केजी में नहीं गिन सकते, इसलिए हमने स्मॉल फ्रैक्शन का यूनिट यूज़ किया, दैट इज़ अ ग्राम। ठीक है, एंड देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज़ डिफाइन एज। और फिर ग्राम और केजी का रिलेशन बताया कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज़ नथिंग बट द 10⁻³ ग्राम। ठीक है, सो 1 kg मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। और लेबॉरेटरी में जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं, केमिकल सब्सटेंस, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उस यूनिट को, उस केमिकल सब्सटेंस के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राम ये टर्म यूज़ करते हैं। एंड 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 ग्राम, दैट इज नथिंग बट द 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और उसके बाद देखो एसआई सिस्टम आपको गिवन है। सो एसआई सिस्टम जो है वो 1916 में दी है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वे एंड मेजर्स ने। मतलब जनरल कॉन्फ्रेंस जो थी वेट और मेजर की, मतलब यूनिट वेट डिसाइड करना, मेजर डिसाइड करना, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का वेट मेजर, हम उसको मेजर कैसे करेंगे और कौन से यूनिट में मेजर करेंगे। तो ऐसे एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में। उस जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में एक रिवाइज मैट्रिक सिस्टम प्रपोज की गई थी, एक नई मैट्रिक सिस्टम प्रपोज की गई थी और उस सिस्टम को नाम दिया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड इन शॉर्ट उसको कहा था एसआई यूनिट। ठीक है, मतलब एसआई यूनिट सिस्टम जो है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर यूनिट में गिनने के लिए हमने एसआई यूनिट को यूज़ किया, मतलब एसआई यूनिट को किया था। और वो कब, मतलब एक जनरल कॉन्फ्रेंस ने इसको प्रपोज किया था, किसको? एसआई यूनिट सिस्टम को प्रपोज किया था, जिसके वजह से हम कोई भी प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर यूनिट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसने किया था? इन 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर की, तो उसने एक रिवाइज मैटर सिस्टम प्रपोज की थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कंसिडर किया था। उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, और इसे एसआई यूनिट की हेल्प से हम प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर इसमें मेजर कर सकते, प्रॉपर क्वांटिटी में मेजर कर सकते। सो मेट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। और ये जो मेट्रिक सिस्टम थी वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी, इन लेट 18th सेंचुरी में। और ये कब हुआ था? 18th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, मतलब ये जो मेट्रिक सिस्टम है वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुई थी, वो भी 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में मेट्रिक सिस्टम ओरिजिनेट हुई थी फ्रांस में, एंड वाज मोर कन्वीनियंट एज इट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी थी, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। वो किसके ऊपर बेस्ड थी? डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड लेटर, based on a common standard system, the international system of unit, that is SI unit, was established. Okay, so later, based on a common standard system, international system of unit, that is SI unit, was established। और फिर कॉमन स्टैंडर्ड के बेस पे एक नई इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश
की गई। एंड द एसआई सिस्टम हैज़ अ 7 बेस यूनिट, और इस एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट थे जो टेबल में आपको दिए गए हैं। एंड दीज आर द फंडामेंटल स्पेसिफिक क्वांटिटी, साइंटिफिक क्वांटिटी। और उसको फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी क्यों बोला? अब साइंटिफिक है क्योंकि हमने सभी प्रॉपर्टी को साइंटिफिक क्वांटिटी में मेजर किया, इसलिए हम उसको साइंटिफिक क्वांटिटी बोलेंगे। और फंडामेंटल मतलब क्या? बेसिक, मतलब जिसके हेल्प से हम अदर क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये जो 7 बेस यूनिट उस टेबल में दिए वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि उसके हेल्प से हम बाकी प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को एक प्रॉपर यूनिट में मेजर कर सकते हैं। इसलिए वो क्या है? एक फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी है। और ऐसे कितनी दिए? 7 बेसिक यूनिट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। एंड अदर यूनिट्स लाइक स्पीड है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एक्सेट्रा कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस क्वांटिटी। और बाकी के ये फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टी दी है उसके यूज से, उसका यूज़ करके हम वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, ये इस क्वांटिटी को हम डिराइव कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसआई सिस्टम। सो 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को प्रपोज किया गया था। उसकी एक मेट्रिक सिस्टम जो थी वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुई थी 18th सेंचुरी में, ठीक है। बट इट वाज मोर कन्वीनियंट एज इट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। वो डेसिमल सिस्टम पे बेस होने की वजह से, मतलब उसमें फ्रैक्शन में था 1.2, 0.0 ऐसे उसको मेजर कर सकते थे, इसलिए वो एक ज़्यादा अच्छी कन्वीनियंट मेथड थी। लेकिन लेटर ऑन कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम के बेस पे, स्टैंडर्ड जो सिस्टम थी उसके बेस पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको इस्टेब्लिश किया गया। और उसमें 7 बेसिक यूनिट थे जो बेसिक फंडामेंटल थे, जिसके बेस पे हम बाकी अदर प्रॉपर्टी की क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं स्पेसिफिक यूनिट में। लाइक अदर यूनिट लाइक स्पीड है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास एंड वॉल्यूम दोनों एक बेसिक क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मास और वॉल्यूम पता चले तो आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया, ये पॉइंट था एसआई यूनिट का। देन उसके बाद आपको टेबल दिया हुआ है, और टेबल में देखो आपको एसआई यूनिट दिए हुए हैं। जैसे आपका बेस फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्वांटिटी सिंबल यूज़ किया है स्मॉल है, उसका एसआई यूनिट है मीटर, और सिंबल है एसआई यूनिट का एम। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी है मास, मास का सिंबल है एम, उसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम एसआई सिस्टम में, उसको हम लिखते हैं केजी। उसके बाद है टाइम, टाइम का सिंबल है टी, और एसआई यूनिट उसका सेकंड, क्योंकि हम उसको सेकंड में गिनते हैं, और उसका सिंबल है स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है आई, उसका सिंबल, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, उसको यूनिट है एम्पियर, और उसका यूनिट हम लिखते हैं ए। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसको हम टी बोलते हैं, उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी उसका सिंबल है टेम्परेचर का, उसका ऐसा यूनिट है केल्विन, उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मतलब एन, दैट इज़ नेम ऑफ ऐसा यूनिट, दैट इज़ मोल। ऐसा यूनिट क्या है? उसका मोल है, जिसको हम MOLE, उसका स्पेलिंग MOLE मोल है, लेकिन उसके सिम्बॉलिक फॉर्म में हम उसको MOLE लिखते, ई लिखते नहीं। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं, और इट इज़ कॉल्ड एज अ कोंडेला, दैट इज़ CD, ठीक है। तो एसआई सिस्टम जो फंडामेंटल यूनिट शो करती है वो 7 सिस्टम्स है, और उसको प्रॉपर सिम्बॉलिक फॉर्म में उस प्रॉपर यूनिट के साथ लिख के आपको बताया। देन उसके बाद नेक्स्ट है लेंथ। Okay, so what is length? In chemistry, we come across a length while expressed in a properties such as atomic radius, bond length, wavelength of electromagnetic radiation, and so on. Chemistry में हम कोई भी प्रॉपर्टी को जैसे प्रॉपर्टीज़ है लाइक एटॉमिक रेडियस, ये प्रॉपर्टी है, बॉन्ड लेंथ है, वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी जैसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसको हम लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब एटॉमिक रेडियस का गिनना है तो हम क्या करते हैं कि एटॉमिक रेडियस मतलब क्या, एक स्पीयर का स्ट्रक्चर, मतलब एटम का स्ट्रक्चर हम सर्कल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, तो उसके सेंटर से लेकर उसके बाउंड्री तक का डिस्टेंस हम रेडियस बोलते हैं, और वो एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसलिए उसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। और इस एटॉमिक रेडियस जो एटॉमिक रेडियस है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस मतलब एटॉमिक रेडियस, अगर वो हमें गिनना है तो हम क्या करते हैं, सेंटर से लेकर उस बाउंड्री तक की लेंथ को गिनते हैं। लेकिन उस लेंथ को गिनने के बाद उसको हम लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं, बट उसको एक प्रॉपर यूनिट भी होता है। तो एटॉमिक रेडियस का यूनिट जो है वो
सेंटीमीटर या फिर मीटर, इतना यही रहेगा। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस गिनते हैं, मतलब हम क्या गिनते हैं, लेंथ को गिनते हैं। और लेंथ क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। और उसका यूनिट क्या होता है, आइदर मीटर आइदर सेंटीमीटर होता है, ठीक है, या फिर नैनोमीटर पिको। अब ये नैनोमीटर पिकोमीटर क्या है कि एटॉमिक रेडियस है, बॉन्ड की लेंथ है, वेवलेंथ। एटम ही इतना माइन्यूट होता है कि हम उसको नेकेड ऐसे नहीं देख सकते, तो एटॉमिक रेडियस को देखने के बाद दूर की होगी। एटॉमिक रेडियस है, बॉन्ड लेंथ है, वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, देन सो ऑन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, मतलब ये जो सारी जो टर्म्स है, उस टर्म मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं, एक प्रॉपर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये बहुत ही, ये क्वांटिटी जो है वो बहुत ही फ्रैक्शनल यूनिट होती है, मतलब बहुत ही स्मॉल होती है। जो एटॉमिक रेडियस बहुत स्मॉल होती है, बॉन्ड लेंथ भी बहुत स्मॉलर होती है, तो इसका यूनिट जो है वो फ्रैक्शनल यूनिट होता है। और उसका जो फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ है ऐसा यूनिट का, तो दैट इज़ यूज एज नैनोमीटर पिको। मतलब क्या है कि जो हमें दिखेगा उसको तो हम गिन सकते हैं, मीटर में सेंटीमीटर में गिन सकते हैं, लेकिन जो हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिखता, जिसको हमें अंडर माइक्रोस्कोप देखना होता है, जिसकी क्वांटिटी बहुत फ्रैक्शन में होती है, और उसको अगर हमें ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, तो फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज फॉर एग्जांपल नैनोमीटर पिकोमीटर। मतलब ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो बहुत ही स्मॉल है, ऐसी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर इस टाइप के यूनिट्स यूज़ करते हैं। नैनोमीटर इस यूनिट का सिंबल है nm, पिकोमीटर का सिंबल है pm, ठीक है। और उसका कन्वर्शन भी दिया है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 10⁻9 मीटर। ये आपको लर्न करना है कि 1 नैनोमीटर मतलब कितना, 10⁻9 मीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻−10 पिकोमीटर। ओके, तो ये हो गया लेंथ के बारे में। तो आई होप आपको लेंथ समझ में आ गई कि लेंथ जो है वो हम कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करें, जैसे एटॉमिक रेडियस है, बॉन्ड लेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेवलेंथ है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये लेंथ टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन इस टर्म्स जो है बॉन्ड रेडियस, वेवलेंथ, इनको एक्सप्रेस करने के लिए एक प्रॉपर यूनिट होता है, ठीक है। लेंथ का एक प्रॉपर यूनिट होता है। और ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत फ्रैक्शंस में होती है, तो उस केस में उसको ऐसा यूनिट अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और ये जो ऐसा यूनिट इसमें हम यूज़ करते हैं वो होता है एक तो नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। नैनोमीटर छोटा एंड पिकोमीटर मोटा, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि नैनोमीटर जो है वो बहुत ही, 1 नैनोमीटर जो है इट इज़ नथिंग बट 10⁻9 मीटर। नैनोमीटर जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻9, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही स्मॉल होती है। उसको अगर गिनना है तो हम किस में गिनेंगे, नैनोमीटर में गिनेंगे। और उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 नैनोमीटर इज 10⁻9 मीटर, एंड 1 पिकोमीटर मतलब हाउ मच, 10⁻12 मीटर। और ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल था, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो छोटी जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो स्मॉल होती है, जो फ्रैक्चर में होती है, उसको गिनने के लिए हम नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर ऐसे यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद का टॉपिक हम बाद के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।